गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो जून 2024 का एग्जाम है, जो कि जून के लास्ट वीक में शेड्यूल्ड है। जून के लास्ट वीक में आईईएस का एग्जाम होता है, उसके लिए हमको किस तरीके से अप्रोच करना है। नवंबर खत्म होने वाला है, हमारे पास ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हैं, जनवरी से जून एंड दिसंबर। हाउ टू यूज दैट मंथ परफेक्टली, इन मंथ्स को किस तरीके से यूज करना है ताकि हमारा जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली चीजें जो है मैं इसमें आपको बताना चाह रही हूँ कि अब कुछ भी डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। व्हाट डज दैट मीन? इस बात का मतलब ये है कि लेट्स से आपने कोई टॉपिक किया, लेट्स से इंडियन इकोनॉमी आप पढ़ रहे हैं और आपका कोई एक आध टॉपिक रहता है किसी भी टॉपिक में, और आपका कोई एक सब टॉपिक रहता है किसी भी टॉपिक में। लेट्स से इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं पढ़े, आप उनको पढ़ लीजिए, लेकिन कोई भी नया सोर्स रेफर मत कीजिए। यानी कि अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है, आपने नोट्स बनाए हैं, उन्हीं नोट्स पर रिलाई कीजिए, उन्हीं टॉपिक पर पढ़िए। आप बिल्कुल भी किसी भी नए सोर्स की तरफ मत जाइए, कोई भी नया सोर्स रेफर करने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू से क्या मतलब है कि नो न्यू सोर्स। कोई भी आपको जो न्यू सोर्स है वो नहीं रेफर करना है। जितना आपने अभी तक पढ़ा है पिछले 1 साल में, जो भी आपने प्रिपरेशन की, उस प्रिपरेशन के दौरान आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं, केवल इन्हीं नोट्स को आपको रिपीटेडली रेफर करना है। ठीक है, अब जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, आईईएस की बात करते हैं, तो आईईएस का जो अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उस सिलेबस के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है स्टैटिक, ठीक है, दूसरा होता है डायनामिक। स्टैटिक कंपोनेंट का क्या मतलब है? वो सारी थ्योरीज जो कि सेम रहती हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की सारी थ्योरी सेम रहती है। अब लॉ ऑफ डिमांड इज लॉ ऑफ डिमांड, चाहे मैं आज पढ़ूं या आज से 10 साल बाद पढ़ूं। मैक्रो, डेवलपमेंट, इंटरनेशनल, पब्लिक फाइनेंस, मैं ब्रॉडली बात कर रही हूँ, इसमें और भी सब कैटेगरीज आप बना सकते हैं। लेकिन जब आप डायनेमिज्म की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का कुछ सिलेबस ऐसा भी है जिसमें डायनेमिक जो है वो पार्ट हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो डायनेमिक भी हमें कुछ देखने के लिए मिलता है। तो डायनेमिक के लिए क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर रेफर करना है। ठीक है, न्यूज़पेपर रेफर करना है, और न्यूज़पेपर रेफर करना है, उसमें केवल इकोनॉमी वाले जो एडिटोरियल हैं वो आपको पढ़ने हैं। इकोनॉमी वाले एडिटोरियल किस तरीके से पढ़ने हैं? ठीक है, लेट्स से इकोनॉमी में कोई भी रीसेंट टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा चल रहा है। फॉर एग्जांपल डी डॉलराइजेशन जो है वो टॉपिक पूरे साल हमेशा से डिबेट में रहा, तो डी डॉलराइजेशन टॉपिक आप पढ़िए, डिफरेंट डिफरेंट एडिटोरियल्स होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको एक A4 साइज की शीट लेनी है, उस A4 साइज की शीट पे आपको डी डॉलराइजेशन लिखना है। ठीक, और व्हाट इज दिस टॉपिक, डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में कितना हो रहा है, उसकी अभी तक प्रोग्रेस कितनी हुई है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, और डी डॉलराइजेशन को एक्चुअल में करने में क्या क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ेंगे, और उसके बाद में वे फॉरवर्ड। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको डी डॉलराइजेशन में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, यानी कि आपको बिल्कुल क्रिस्प वे में पता होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्प वे में पता होना चाहिए कि डी डॉलराइजेशन क्या है। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया के अलावा और बाकी सरकारों के अलावा टू प्रमोट डी डॉलराइजेशन। ठीक है, क्यों डी डॉलराइजेशन आया वो भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ठीक है, वो इवेल्यूशन किस तरीके से हुआ, फिर उसके एडवांटेजेस क्या है, कि अगर डी डॉलराइजेशन आ गया तो उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके चैलेंजेस क्या हैं। डीडॉलराइजेशन को जब हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमको फेस करनी होंगी, एंड फाइनली हमको वे फॉरवर्ड जो है वो करना होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया। अब इंडियन इकोनॉमी में डी डॉलराइजेशन से कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसको टैकल कर लोगे, आपके पास ये सारा सफिशिएंट मटेरियल है। आपने लेट्स से ये 4 शीट पे बना लिया, इसको लूज शीट्स पे बनाना। A4 शीट्स जो लूज होती है ना, लूज A4 शीट्स पे बनाना, और उसके साथ में एक पेज एडिशनल
पिनअप करके रख लेना। एंड अगर कोई भी डीडोलराइजेशन के ऊपर आर्टिकल आता है और उसमें आपको लगता है कि किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन है जो कि इम्पोर्टेंट है, या फिर उसके अलावा कोई भी एक ऐसी चीज है विच यू सेम्स इज इम्पोर्टेंट, कोई भी डेटा आता है, कोई भी नया इनिशिएटिव आता है, उसको उस एडिशनल सीट में केवल एड ऑन करना है एंड योर नोट्स आर डन। ठीक है, तो स्टैटिक के लिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला स्टैटिक्स में जो आपकी थ्योरीज थी ना, उसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जितनी थ्योरीज आपने पढ़ ली, जितना सिलेबस आपने कवर कर लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब आपको क्या करना है, अब आपको उन टॉपिक्स पे कमांड बनानी है। ठीक है, कमांड बनाने का काम करना है, बार बार रिवीजन करना है, थ्योरीज को समझना है। दूसरा, जो इंडियन इकोनॉमी है जिसमें लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, जैसे कि डीडोलराइजेशन है, उसके नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, या कोई भी एक नया टॉपिक जो है वो किस तरीके से बनाना है। जैसे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो भी बहुत पॉपुलर टॉपिक है, और अब इलेक्शन आ रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो है वो डिसाइड किया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को फिर से लाने का, कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो अगेन सेम सेम फॉर्मेट में आपको बताना है यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होती है, व्हाई इट इज नीडेड, और इसका इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन में आपको बताना है इंडिया वर्सेस वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया में कितना हुआ है, वर्ल्ड में क्या हुआ है, इसके पॉजिटिव क्या है, इसके नेगेटिव्स क्या है, इसके चैलेंजेस क्या क्या होंगे, और इसके वे फॉरवर्ड। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके साथ में एक और टॉपिक बहुत है, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो अभी हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए तो उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लगाया, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्शन होते हैं तो वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम पे वापस जाने की बात कर रहे हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम इज इट गुड फॉर द इकोनॉमी और इज इट नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है न्यू पेंशन स्कीम में किस तरीके से डिफरेंस होता है। तो बेसिकली आपको ये खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे, और जब भी आप ये नोट्स बनाएंगे तो साथ में एक लूज सीट जो है उसको छोड़ते जाइए, और लूज सीट्स को छोड़ने के बाद में आपको जब भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिले, कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा मिले, उसको एडिशन करते जाना है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, हम कैसे कैसे नोट्स बनाएंगे, मतलब जो करंट अफेयर्स हैं वो तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, हम उसके कैसे इतने सारे नोट्स बनाएंगे। तो देखिए रफली 60 to 70 टॉपिक्स होंगे जो पिछले 1.5 ईयर्स में या 1 ईयर में आपको सुनने के लिए मिले होंगे। अब इसके नोट्स बनाना इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि डीडोलराइजेशन है, इसको आप गूगल कीजिए, जैसे ही आप डीडोलराइजेशन जाएंगे आपको 5-6 आर्टिकल मिलेंगे, आप नोट्स को कलेक्ट कर लीजिए। आप एक दिन में एक भी बनाएंगे तो भी आपका 2 महीने में करंट अफेयर्स जो है वो पूरा हो जाएगा। और करंट अफेयर्स में एडिशन और अपडेशन वो रेगुलरली करना है, उसको मिस नहीं करना है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो मेरा पहला पॉइंट था कि डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट योर सोर्सेस। ठीक है, अपने सोर्सेस को बिल्कुल 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 लिमिट कर दीजिए, बिल्कुल लिमिट कर दीजिए। बहुत ज्यादा पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, इफेक्टिव पढ़ने से बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, बहुत लिमिटेड प्रिपरेशन। सेकंड, जो इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि हमें ये समझ में आ गया कि इन 7 मंथ्स में क्या करना है, हमको जो स्टैटिक पोर्शन है उनकी थ्योरीज को रिवाइज करना है, एंड सेकेंडली कुछ नए नोट्स बनाने हैं, लेकिन नोट्स केवल करंट अफेयर्स के बनाने हैं। सेकंड, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रैक्टिस। अब हाई टाइम है कि आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। प्रैक्टिस किसकी करनी है, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप यूपीएससी की साइट पे जाइए, वहां से जितने भी पीवाईक्यूज आपको मिल सकते हैं आप उतने पीवाईक्यूज लीजिए। अगर आपको सेग्रीगेटेड वे में मिल जाते हैं तो आप सेग्रीगेटेड वे में लीजिए। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे ऐप में आपको टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड पीवाईक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 4 पेपर है GS 1 से 4, और हर टॉपिक में, हर पेपर में कुछ टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स हैं, तो वो प्रॉपर कैटेगराइजेशन आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं है, तो गो एंड चेक इट आउट। अब उसमें किस तरीके से किया हुआ है, जैसे कि मैं GS 1 की बात करूं तो GS 1 में क्या है बेटा, आपका सबसे पहले माइक्रो वाला पार्ट आता है, फिर मैथ्स स्टैट्स इकोट्रिक्स वाला पार्ट आता है। ठीक है, अब लेट्स से यू आर डन विद माइक्रो। ठीक है, तो आप उस पीडीएफ को खोलिए और उसमें जो भी क्वेश्चंस गिवन हैं उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। स्टार्ट अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस।
दैट्स द ओनली सोल्यूशन यू हैव। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको आंसर लिखना है, आपको देखना है कि अगर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं इसको इंट्रोड्यूस कैसे करूंगा, मैं उसको स्ट्रक्चरिंग कैसे दूंगा, मैं उसके प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा। आई नो स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होगा, यू विल बी राइटिंग वेरी बैड आंसर्स, बट दैट इज द ओनली वे टू राइट द गुड आंसर, दैट टू राइट द बैड आंसर्स फर्स्ट। तो पहले बैड आंसर्स को लिखिए, ठीक है। अब फुल सेल्फ इवेल्युएशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप डेली टारगेट रखिए कि दिन में आपको 2 क्वेश्चंस लिखने हैं। जब आप दिन में 2 क्वेश्चंस लिखेंगे तो लेट्स से आपने माइक्रो के 2 क्वेश्चंस लिखे, ठीक। अब आज आपने आंसर्स को लिख दिया, उन आंसर्स को लिख के रख दीजिए। नेक्स्ट डे आप उसको बिल्कुल फ्रेश माइंड से उन क्वेश्चंस को फिर से पढ़ो, रिविजिट करो, जैसे भी हो सकता है फिर से उसको रिविजिट करो, और खुद से आप रियलाइज करोगे कि मैं इस चीज को इस तरीके से बेटर लिख सकता था, ठीक है। या फिर स्ट्रक्चरिंग आपको धीरे धीरे खुद समझ आनी शुरू हो जाएगी। ये प्रैक्टिस से ही होगा, कोई भी टीचर इस काम को नहीं करवा सकता है। यू हैव टू वेक अप एवरी डे, यू हैव टू राइट एग्जाम, यू हैव टू राइट क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट इवेल्युएशन, और इसके बाद में यू हैव टू बी इन द कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस ऑफ इवेल्युएशन, ठीक है। जब आप इसको 1 मंथ तक कर लेंगे तो आपको मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से लिखना है, एंड देन फाइनली गो फॉर द टेस्ट सीरीज। डायरेक्ट टेस्ट सीरीज पे जंप करेंगे तो फ्रस्ट्रेट होके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो बहुत स्लो शुरू कीजिए, 2-2 क्वेश्चन से, 3-3 क्वेश्चन से। अगर आप 2 क्वेश्चंस में भी कंफर्टेबल नहीं है ना तो स्टार्ट 1 क्वेश्चन से करो, बट स्टार्ट करो। 1 क्वेश्चन लिखो दिन का, धीरे धीरे 2 लिखना शुरू करो, फिर 3 लिखना शुरू करो, फिर 4 लिखना शुरू करो। तो धीरे धीरे क्वेश्चंस का जो क्वांटिटी है वो बढ़ाओ, और जब तुम कंफर्टेबल हो जाओ कि तुम एक दिन में 5, 6, 7, 10 क्वेश्चन लिख सकते हो, देन गो विद द टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो द सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का सेग्रीगेटेड फॉर्म आपको कहाँ मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा ऐप में, अर्थशाला ऐप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसमें से जाके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, रिवीजन। इस एग्जाम को निकालने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, पहला रिवीजन और दूसरा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको रिवीजन बता रही हूँ। देखिए, जो आपको रिवीजन करना है ना वो प्रैक्टिस के थ्रू करना है। जैसे कि जैसे आपने माइक्रो में डिसाइड किया कि मैं आज कंज्यूमर थ्योरी पूरी रिवाइज करूंगा, ठीक है। तो आप कंज्यूमर थ्योरी पूरी रिवाइज कीजिए, जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी नोट्स आपने बनाए हुए हैं, रिवाइज द कंप्लीट कंज्यूमर थ्योरी। आप पीडीएफ में जाइए और उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट कीजिए। आप जितनी बार अपनी गलतियों को देखेंगे, आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे ना, उतनी ही ज्यादा चीजें आपके माइंड में स्टक होने की पॉसिबिलिटी होती है। रिवीजन 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 इज द ओनली की टू सक्सेस। आपका जितना अच्छा रिवीजन होगा, आपका कॉन्फिडेंस उतना अच्छा होगा। तो रिवाइज कीजिए, और रिवाइज को प्रैक्टिस के साथ कंपाइल कर देंगे तो आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप कंज्यूमर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आप प्रोड्यूसर थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कंज्यूमर थ्योरी के प्रैक्टिस, कंज्यूमर थ्योरी का रिवीजन करके कंज्यूमर थ्योरी के ही क्वेश्चंस लिखेंगे तो दैट विल गिव यू द मोर बेटर आउटपुट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फोर्थ जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आप जर्नल स्टडीज और जर्नल इंग्लिश को इग्नोर नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, जनरल स्टडीज और जनरल इंग्लिश को इग्नोर नहीं करेंगे। जनरल स्टडीज और जो जनरल इंग्लिश है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पूरा 200 मार्क्स का आता है ये दोनों, ठीक है। तो ट्रीट इट लाइक ए वन पेपर, और जीएस के लिए आप एनसीईआरटीज को पढ़िए या किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स को रेफर कीजिए। मैंने बुक लिस्ट पे एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, हर टॉपिक के लिए आप कौन कौन से बुक लिस्ट को रेफर कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। और साथ में एक एस्से लिखना शुरू कीजिए, वीकली आपको एक एस्से लिखना है। वीकली अगर आप एक एस्से लिखेंगे ना तो इट विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव योर आंसर एस्से राइटिंग एज वेल, ठीक है। तो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि आपको जनरल स्टडीज और जनरल इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है।
इसके बीच में आप हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है उस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। मैं अभी आपको कोर्स दिखाती हूँ। देखिए, अगर आप 2024 का एग्जाम दे रहे हैं तो आई थिंक आपको ऑफिशियली अब किसी भी क्लास की तरफ या किसी भी कोचिंग की तरफ रुख नहीं करना चाहिए, किसी भी कोचिंग की क्लासेस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो आईएएस के चारों पेपर्स हैं उनको कंप्लीट करने में ही इट विल टेक ऑलमोस्ट 7 to 8 months। आपका पूरा सिलेबस आपको रेडी करने के लिए आपको 1 साल का जो टाइम है वो लगता ही लगता है। अब आपका टाइम ये है कि अगर आप 2024 का एग्जाम दे रहे हैं तो वट एवर लिमिटेड टाइम यू हैव उसका आप रिविजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, दैट्स द ओनली सोल्यूशन। बट अगर आप 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप मास्टर्स सेकेंड ईयर में हैं और सेकेंड ईयर के साथ साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस पे आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द कोर्स। आपको ऐप डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड करने के बाद में स्टोर सेक्शन में जाना है, स्टोर सेक्शन में जाने के बाद इंडियन इकोनॉमिक सर्विस वाले कोर्स में जा सकते हैं। और मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, दिस कोर्स इज नॉट फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024, क्योंकि 2024 में आप क्लासेस लेने का टाइम नहीं है। दिस इज फॉर द पीपल जिनके पास 1 साल है, 1.5 साल है, मास्टर्स के फाइनल ईयर में है और बहुत स्मूथली धीरे धीरे प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सो दिस इज द रनिंग बैच। आप इसमें देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर इसको सेग्रीगेट किया हुआ है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में आपको 4 पेपर प्रिपेयर करने होते हैं और आपको 4 ही पेपर का एग्जाम देना होता है। इकोनॉमिक्स के 4 पेपर का एग्जाम देना होता है, बट इकोनॉमिक्स के अलावा आपको जनरल स्टडीज और जनरल इंग्लिश का भी पेपर देना होता है। तो देखिए, जनरल इकोनॉमिक्स 1, जनरल इकोनॉमिक्स 2, जनरल इकोनॉमिक्स 3, जनरल इंडियन इकोनॉमिक 4। अब आपको लग रहा होगा कि कुछ में इतने कम वीडियोज हैं, कुछ में इतने सारे वीडियोज हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट दिस इज द रनिंग कोर्स। ये कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ है। इस कोर्स में अभी तक 40% कंटेंट गया है, 40% जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आने वाले विद इन 7 to 8 months हम इसको कंप्लीटली कर देंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 2025 का कोर्स है, ये 2024 का कोर्स नहीं है। बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, लाइक नेक्स्ट ईयर नवंबर तक, दिस विल बी completely done। एंड what you will be getting in the course, you will be getting the free PDF notes or the hard copy material, whichever way you want it। जनरल स्टडीज एंड जनरल इंग्लिश का फ्री क्लासेस, फ्री मेंटोरशिप एंड 1-to-1 कॉल फैसिलिटी विद द फैकल्टी। जो भी टीचर्स इस कोर्स में पढ़ा रहे हैं आप उनसे बात करके अपने जो डाउट है उनको क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो ये कोर्स आप कंसीडर कर सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 एग्जाम। इसकी वैलिडिटी 2025 जून तक रहेगी। इतने कम प्राइस में इतनी वैलिडिटी के साथ दिस इज द बेस्ट कोर्स, यू कैन हैव इट। प्लीज ट्राई इट, एक बार इसको कंसीडर कीजिए, देखिए। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रही थी कि जनरल स्टडीज और जनरल इंग्लिश में आपको पूरे अच्छे तरीके से फोकस करने की जरूरत है। फिफ्थ पॉइंट आपका क्या है कि आप चाहे तो बहुत ज्यादा क्रिस्प नोट्स बना सकते हैं अपने। देखिए, शॉर्ट नोट्स और कोई भी नोट्स आपने एक बार बनाए होंगे, एक बार नोट्स बनाने के बाद में जैसे कि आपने लॉ ऑफ डिमांड का कोई भी नोट्स बनाया, तो जब आप उसको 5 बार 10 बार रिवीजन कर लोगे ना, बार बार रिवीजन करोगे, तो आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम आपको रियलाइज होगा कि इसमें कुछ ही ऐसे पॉइंट्स है जो आप मिस कर रहे हो। अदरवाइज सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीटली याद हो गए हैं। तो वो सारे टॉपिक्स जो आपको कंप्लीटली याद हो गए हैं, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं और एक पेपर में केवल वही सारे टॉपिक, वही सारे फैक्ट्स लिख के छोड़ सकते हैं जो कि आपको याद करने में, मेमोराइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो दैट इज द वे यू कैन मेक द क्रिस्प नोट्स। ये क्रिस्प नोट्स आपको कब काम आएंगे? जब आपके 3 days बैक टू बैक एग्जाम होंगे ना, तो फ्राइडे सैटरडे संडे आपके बैक टू बैक एग्जाम होते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, इतना तो आपको पता ही होगा। तो उस टाइम पे ये क्रिस्प नोट्स बहुत काम आएंगे, अभी नहीं आएंगे ये काम। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपको अभी बनाने हैं, लेकिन ये आपको मार्च में, अप्रैल में एग्जाम से पहले इनके ऊपर फोकस करना है और इनको बनाना शुरू करना है। इसमें केवल एक स्केलेटन आपको बनाना है कि हाँ ठीक है, ये टॉपिक आपने पढ़ा, ये टॉपिक आपने यहाँ से पढ़ा, इस तरीके से आपने इसको स्टडी किया, स्टडी करने के बाद में आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, या ये टॉपिक्स हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो जो टॉपिक्स आपके माइंड में स्टोर हो गए हैं, जो आपको दिमाग में भर गए हैं, उनको मत लिखिए। केवल ये स्केलेटन आपको क्रिएट करने की जरूरत है। जब आप इस स्केलेटन को क्रिएट कर लेंगे तो जो आपके बाद के फ्राइडे सैटरडे संडे जो होगा उसमें ज्यादा प्रेशर फील नहीं होगा। देखिए, आप फ्राइडे को ये मानिए कि आप 2 पेपर देकर आएंगे, फ्राइडे को आप पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड होगे, आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव नोट्स से नहीं रिविजन कर पाएंगे। उसके लिए आपको बहुत शॉर्ट और बहुत क्रिस्प नोट्स चाहिए होंगे, वहां पर ये जो नोट्स है वो काम आएगा। ठीक है, तो इन ब्रीफ अगर मैं सम अप करने की बात करूं तो मैंने आपको 5 टॉपिक्स बताए, तो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए कि आपको किन 5 पॉइंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अगर आप 2024 का एग्जाम
दे रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये कि कोई भी नया सोर्स अब आपको रेफर नहीं करना है। ट्रस्ट मी 6 मंथ्स आपको केवल रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, नो न्यू सोर्स टू रेफर। सेकंड, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस आप पीवाईक्यू से कर सकते हैं। आपको सेग्रीगेटेड पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे? सेग्रीगेटेड पीवाईक्यू आपको अर्शशाला के ऐप में मिलेंगे, आप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में थर्ड क्या है कि आपको रिवीजन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी आप एक टॉपिक उठा लीजिए, उसके सारे नोट्स को पढ़िए और फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देन फोर्थ और इम्पॉर्टेंट चीज कि जनरल स्टडीज और जनरल इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स में इतना ज्यादा लगे हुए होते हैं ना, दैट इकोनॉमिक्स 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 दैट दे फॉरगेट एवरीथिंग, कि उनका जीएस और जनरल इंग्लिश में कुछ भी तैयार नहीं होता, दे फॉरगेट एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस पेपर, और ये बाद में उनको बैकफायर करता है। डोंट फॉरगेट कि ये 200 मार्क्स हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसको आप इसकी ड्यू इम्पोर्टेंस दें। सेकंड, सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि जो बाद के 3 डेज होंगे जब आपका फाइनल एग्जाम होगा, उस टाइम के लिए आप क्रिस्प नोट्स बनाइए, केवल स्केलेटन को रेडी कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे रिवीजन को लेके बहुत ज्यादा टाइम क्रंच होता है। 2 पेपर लिखने के बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बड़े बड़े एग्जॉस्टिव नोट्स के साथ लिख पाए। ठीक है, बड़े बड़े एग्जॉस्टिव नोट्स के साथ रिवीजन कर पाना बहुत डिफिकल्ट होगा। दैट इज वाई आई एम सजेस्टिंग यू टू डू दिस थिंग। ठीक है, अगेन आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू दैट अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। हमारा ये जो कोर्स है, ये ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर खत्म होगा। इसमें एग्जिस्टिंग 250 के अराउंड वीडियोस हैं। दिस इज द कंप्लीटली रिकॉर्डेड कंटेंट। आप उसको अपने पेस पे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हैं। You will get the hard copy, you will get the mentorship, you will get the one-to-one call facility with the faculty of the subjects, and free doubt clearing sessions as much as you want through Google Meet or live sessions. You will not regret buying this course, and just check it out. I just hope you like the video. If you like it, please like it, share it with your friends. Subscribe to the channel. Subscribe करने के बाद notification bell को जरूर on करें. If you like the video, please like it. See you next time.